नए साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल नई शुरुआत का पैगाम लेकर आया है। ये मौका है खुद को बेहतर बनाने का, उम्मीदों को पूरा करने का। वो सपने जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ऊर्जा का संचार करने का। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई उम्मीदों और लक्ष्यों के साथ नए साल और सदी के तीसरे दशक का आगाज। जश्न में डूबे देश दुनिया के लोग। आतिशबाजी से रोशन रही रात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज संभालेंगे पदभार। नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, भारत को पड़ोसी देश में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले का अधिकार। जम्मू कश्मीर में बहाल हुई मोबाइल एसएमएस सेवा। सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं भी फिर से हुई चालू। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, बीते साल जम्मू कश्मीर में मारे गए 160 आतंकी, 102 हुए गिरफ्तार। आतंकवाद से जुड़ने वाले युवाओं में भी आई कमी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अगले 5 साल में 105 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इससे 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मिलेगी मदद। इसी साल चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 2 मिशन से लागत भी आएगी कम। नए साल 2020 के साथ ही नए दशक का भी आगाज हो चुका है और इसका जश्न भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों में नए साल के दौरान की गई सजावट, आतिशबाजी ने लोगों को तस्वीर कैद करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची तो आसमान जगमगा उठा। भारत के अलग अलग राज्यों से भी जश्न की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। भारत के अलग अलग हिस्सों में नए साल का जश्न बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज खास अंदाज में सजाया गया था। ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर, हिमाचल की मॉल रोड समेत पूरा भारत रोशनी से नहा गया। तो नए साल के स्वागत के साथ ही दुनिया भर के अलग अलग देशों में आसमान भी जगमगा उठे। फ्रांस में नए साल के मौके पर पेरिस स्थित आर्क डी ट्रायम्फ में जमकर आतिशबाजी की गई। तुर्की में नया साल भव्य रूप से मनाया गया। समुद्र के बीच से आसमान की तरफ जाती रंग बिरंगी रोशनी को देख लोग रोमांचित हो उठे। इस्तांबुल के बॉस्फोरस स्ट्रेट में हुई इस आतिशबाजी को भी लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। नए साल के जश्न के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा को विशेष ढंग से सजाया गया। 12 बजने के साथ ही बुर्ज खलीफा रोशन हो गया। तो नए साल के जश्न की शुरुआत न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से हुई, जहां रात के 12 बजते ही आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी आतिशबाजी से नए साल का स्वागत किया गया। हार्बर ब्रिज पर करीब 12 मिनट तक आतिशबाजी होती रही। सिडनी का आसमान पटाखों से जगमगाता नजर आया और इस आतिशबाजी का लुत्फ उठाने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचे। तो सीमा पर जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। उत्तराखंड के औली में
आईटीबीपी के जवान नए साल के स्वागत में गानों की धुन पर झूम उठे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों ने भी पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों और विश्व समुदाय को नववर्ष पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि नया साल 2020 के आगमन और नए दशक की शुरुआत का ये मौका है। हमारे लिए एक ऐसा समाज बनाने के संकल्प लेने का समय है जिसमें परस्पर शांति, सौहार्द और करुणा हो। राष्ट्रपति ने कहा कि नए साल के मौके पर हमें इस प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए कि हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि नव वर्ष आप और आपके परिजनों के जीवन में शुभता, संतोष, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौहार्द लाए। साथ ही देश के प्रगति अभियान में नव लक्ष्य और नव संकल्प हमारे सामर्थ्य और पुरुषार्थ को प्रेरणा दे। मैं सभी देशवासियों को 2020 का और आने वाले संक्रांति, पोंगल, बैसाखी और अन्य भारतीय उत्सवों का, त्योहारों का संदर्भ में, इसका शुरुआत में मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारा भविष्य शुभ हो, मंगलमय हो और शांतिपूर्ण हो और हम सब मिलके शांति के पथ में आगे बढ़े। महात्मा गांधी जी का जो जीवन आदर्श और जीवन मूल्यों को हम अपना निजी जीवन में अमल करने के लिए, आचरण करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। यही आशा है देशवासियों से मेरे द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए साल 2020 में भारत को और मजबूत बनाने, साथ ही 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास जारी रहेंगे। संसदीय कामकाज की उत्पादकता के लिहाज से साल 2019 राज्यसभा के लिए बेहतरीन रहा। इस दौरान कार्यवाही कम से कम बाधित हुई। उच्च सदन ने इस साल 65 बैठकों के दौरान कुल 52 विधेयक पारित किए। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो राज्यसभा में रोजाना 0.8 बिल पास हुए। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि राज्यसभा ने हर 5 दिन में 4 विधेयकों को मंजूरी दी। एम वेंकैया नायडू ने साल 2017 में राज्यसभा के सभापति का पदभार संभाला था। तब से लेकर साल दर साल उन्होंने उच्च सदन में कामकाज को बढ़ाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और 2019 में सभापति एम वेंकैया नायडू की कोशिशों का भरपूर सकारात्मक असर भी देखने को मिला। 2017 की बात करें तो राज्यसभा में कामकाज की उत्पादकता का स्तर प्रतिदिन 0.7 था, यानी कि रोजाना एक विधेयक से भी नीचे। 2018 में बिल पारित होने की ये दर घटकर प्रतिदिन 0.28 रह गई और इसकी वजह थी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध। लेकिन 2019 में सभापति ने सदन में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि देश की जनता को राज्यसभा सांसदों से काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा सदस्यों को जनहित से जुड़े मुद्दों को किसी भी सूरत में पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। 2019 में विधायी कामकाज की उत्पादकता में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। राज्यसभा के 249वें और 250वें सत्र में कामकाज की उत्पादकता 100% रही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने 250वें सत्र के समापन के दौरान इसका विशेष उल्लेख भी किया। बीते साल में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही में तारांकित प्रश्न, शून्यकाल और विशेष उल्लेख को लेने के मामले में नई मिसाल भी पेश की। साल 2019 में उच्च सदन में मातृभाषा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। राज्यसभा के 67 साल के इतिहास में पहली बार संथाली भाषा का इस्तेमाल भी हुआ। इसके अलावा सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभाग संबंधित स्थायी समितियों और हाउस समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विश्लेषण के आधार पर तमाम समितियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और सदस्यों की हाजिरी सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया।
जनरल बिपिन रावत आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभालेंगे और इससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल देश के 28वें सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके साथ ही 3 सालों तक सेना प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल भी कल पूरा हो गया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने थल सेना के नए प्रमुख के तौर पर मंगलवार को पदभार संभाल लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए जनरल बिपिन रावत ने साउथ ब्लॉक स्थित दफ्तर में उन्हें थल सेना के कार्यभार की बैटन सौंपी। जनरल नरवणे का कमीशन जून 1980 में 7वीं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में हुआ था। जनरल नरवणे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाली राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सेना प्रमुख नरवणे को चीन के मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। What is most important is that we have to continue to maintain our high standards of operational readiness. Now, operational readiness is not a one-time thing. It is an issue which we have to keep working on day after day, month after month, to be able to maintain those high standards. वहीं बतौर सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल भी पूरा हो गया। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के रूप में 2016 में पद संभाला था और 3 साल तक इस पद पर रहे। 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स में नियुक्त हुए जनरल रावत को सेना प्रमुख के तौर पर आखिरी बार सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। इससे पहले जनरल रावत ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। जनरल रावत ने सेना के शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की और कहा कि कई अधूरे काम नए सेना प्रमुख आगे बढ़ाएंगे। I wish to convey my gratitude and compliments to the soldiers, the rank and file of our Indian Army, who have stood steadfast under challenging circumstances and have performed their duty in keeping with the traditions of our armed forces. इस बीच सेना की ओर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की वर्दी और बैच की जानकारी को भी सार्वजनिक कर दिया गया। सीडीएस की वर्दी उसके पेरेंट सर्विस यूनिफॉर्म से होगी और साउथ ब्लॉक में ही दफ्तर होगा। सीडीएस के तहत रक्षा मंत्रालय में नया विभाग बनेगा। इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होगा। मिलिट्री अफेयर्स विभाग सैन्य मामले ही देखेगा, बाकी का रक्षा विभाग सुरक्षा से जुड़े व्यापक मामलों पर विचार करेगा। सीडीएस का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक या 3 साल की सेवा का होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी और कारगिल युद्ध के तुरंत बाद कई समितियों ने भी इसकी जरूरत को बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस पद के गठन का ऐलान किया और उसके बाद अब ये नियुक्ति हो चुकी है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि तीनों सेना के जो प्रमुख होंगे वो लगातार रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते रहेंगे और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा वो इन सभी में सबसे आगे होगा। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो नियुक्ति होगी वो एकीकृत कमान को बढ़ावा देने में मदद करेगी। राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पीटीआई से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोकता है तो इस स्थिति में भारत के पास आतंक के अड्डों पर हमला करने का अधिकार है। इस बीच थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे आज सुबह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इसके बाद जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उन्होंने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो देश तभी विकास करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना मिलकर देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
वहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा और सभी मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवा बहाल कर दी गई है। कश्मीर वासियों के लिए ये सरकार का कदम नए साल पर तोहफे के जैसा है। जम्मू और कश्मीर में आज आधी रात से एसएमएस सेवाएं चालू कर दी गई हैं, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में भी ब्रॉडबैंड सेवाएं भी फिर से चालू हो चुकी हैं। कश्मीर में 5 अगस्त को मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जब केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकवाद की कमर टूट गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद की घटनाओं में 30% की कमी आई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 80% सफल ऑपरेशन किए हैं। साल 2019 में घाटी में 160 आतंकवादियों को मारा गया है। इस दौरान घुसपैठ में भी कमी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 105 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का बीते साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बने टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर 5 सालों में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और 3 लाख करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं के इस पाइपलाइन से जुड़ने की भी संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने पिछले 6 साल के दौरान बुनियादी परियोजनाओं पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र राज्यों का 39% हिस्सेदारी और बाकी 22% परियोजनाएं निजी क्षेत्र की हैं। The last 6 years on infrastructure by center and by the states, a total of 51 lakh crores, that is about 5 to 6% of the GDP, has been spent on infrastructure. For the 100 lakh crore, 102 lakh crore worth compilation is what I'm giving you now. But in addition, a few more states are coming up with another 3 lakh crore worth of projects. So in all, I think we'll have about 105 lakh crore in total of projects for the 100 lakh crore commitment that we've made. Out of the total NIP of 102 lakh crores, which I've told you just as it stands today, 42.7 lakh crore, that is 43% worth of projects are under implementation. 32.7 lakh crore, which is about 33% worth of projects are at conceptualization stage, and 19.1 lakh crore, which is about 19% worth of projects are under development, which is the DPR is done, but construction is yet to start. So hence approximately about 63% of the projects of the pipeline is completely firmed up. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च किया और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बने टास्क फोर्स की पहली रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ने 4 महीने में 70 हितधारकों से परामर्श करने के बाद 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पहचान की। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, शहरी सिंचाई, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। अगले 5 साल में ऊर्जा में 24%, सड़क में 19%, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 16% और रेलवे में 13% फंड का इस्तेमाल होगा। We also intend to launch a NIP, the National Infrastructure Pipeline coordination mechanism consisting of the center, the states, and also the private sector, so that they can get into detailed planning and also information dissemination together with monitoring the implementation of this entire NIP framework. This is the first time in this country you have a national infrastructure pipeline, which actually then makes the job of monitoring, linking with the developers and promoters all fairly well structured and easy up. करंट अकाउंट डेफिसिट के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा घटकर जीडीपी के 0.9% यानी कि $6.3 अरब पर आ गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 2.9% यानी कि $19 अरब पर रहा था।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घाटा जीडीपी का 2% यानी कि 14.2 अरब डॉलर रहा था। व्यापार घाटे में कमी के चलते चालू खाता घाटा में उल्लेखनीय कमी आई है। आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि व्यापार घाटा पिछले साल इस अवधि में 50 अरब डॉलर रहा था, जो इस साल घटकर 38.1 अरब डॉलर पर आ गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। नीति आयोग के 5 साल पूरा होने के मौके पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि भविष्य के लिए योजनाओं का खाका तैयार करते समय एक निश्चित दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। साथ ही सभी हितधारकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि नीतिगत पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। We will have to be thinking out of the box in many areas, and out of the box implies thinking horizontally in many areas. What we need in our country now at the moment, and this is what we will emphasize, is to think across silos, is to bring across convergence, within the different levels of the government, the central, the state, the third tier, urban local bodies, the Panchayat Raj institutions. All of us have to converge towards some goals, either water or agriculture or medicine. Same thing across ministries and departments. Okay. You can, for example, Namami Gange or Swachh Bharat or Swasth Bharat. All of these cannot be achieved if we work in silos, because we need things together. And this is where I think the Prime Minister has always led from the front, that he has created these groups of secretaries, which are from very different departments, but then all, for example, all the infrastructure people are beginning to think together. So, and water and agriculture and fertilizers are all beginning to think together, because this interministerial convergence is also going to be the key. So a new paradigm is needed in policy making, a new paradigm is needed also in policy implementation. Okay. And if we do that, as we're going to elaborate in our vision document, I'm sure that India will achieve being the second largest economy in the world in PPP terms. आज से रेल सफर महंगा हो जाएगा। रेलवे ने यात्री किराए में बड़ी बढ़ोतरी की है, जो अधिकतम 4 पैसे प्रति किलोमीटर है, और इससे यात्रियों को पहले की तुलना में अब ज्यादा किराया चुकाना होगा, जिसका लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर ज्यादा असर होगा। नॉन एसी सेकंड क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास किराए में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकंड क्लास के किराए में 2 पैसे, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में भी 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नए किराए 1 जनवरी 2020 से लागू होंगे। उपनगरीय सेवा के एकल यात्रा टिकट, मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान पर चंद्रयान 2 से भी कम लागत आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान 2 को निराशा करार देना गलत होगा। ये चंद्रमा की सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी और कोई देश पहली कोशिश में ऐसा नहीं कर सका। अमेरिका ने भी कई कोशिशें की थी। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 2 से मिले अनुभव और उपलब्ध बुनियादी ढांचा चंद्रयान 3 की लागत को घटाएगा। हालांकि उन्होंने तीसरे चंद्रयान अभियान के प्रक्षेपण का महीना बताने से इनकार कर दिया। The next Chandrayaan mission is going to be quite economical from that point of view. Most likely 2020, because the rover and the lander are already there, so we will be cutting on the cost. So I think, and as I also said in the parliament, that we should not describe it as a kind of a setback, because in the entire world history of space technology, there has not been a single country which could achieve soft landing in less than 2 attempts. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश के कुल क्षेत्रफल में वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा बढ़कर 24.56% हो गया है। देश के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.67% हो गई है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है उनमें कर्नाटक सबसे टॉप पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का नंबर है। उत्तर भारत में शीतलहर और तेज हो गई है। लगातार गिर रहे पारे में कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नए साल की पहली सुबह दिल्ली वासियों का स्वागत जबरदस्त ठंड ने किया। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की इस ठंड के बीच नए साल यानी कि 2020 की शुरुआत दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ हुई है। दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में प्रदूषण की स्थिति खराब चल रही है। डीपीसीसी के मुताबिक आज दिल्ली के आनंद विहार में 412, आरके पुरम में 391 तो रोहिणी में 439 रहा। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है। वाराणसी में नए वर्ष यानी कि 2020 की पहली सुबह बेहद खास रही। सुबह की शुरुआत गंगा आरती के साथ हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट बुलेटिन।